जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें 1 अक्टूबर से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। अगले महीने से इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे। जी हां, आपको बता दें कि इसके अलावा 1 अक्टूबर से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। हम ऐसी 6 बदलाव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे और 1 अक्टूबर से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम भी लागू हो जाएगा और 1 अक्टूबर से उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल भी होना जरूरी होगा। और आपको बता दें कि ऐसे मैनेजमेंट कंपनियों को निवेश की जरूरतों के अनुसार फिजिकल या ऑनलाइन मोड में नॉमिनेशन फॉर्म या डिक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प भी देना होगा। हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को विपक्षी दलों ने विपक्ष की संयुक्त रैली का आयोजन किया। इस दौरान रैली में आए हुए लोगों ने रविवार को भी एक बार फिर से संबोधित करते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे उन्होंने वो अब तक पूरे नहीं किए। पवार ने कहा है कि सरकार ने पहला वादा MSP का किया था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए थे उनके खिलाफ मुकदमे भी किए गए। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, जी हां, आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर रविवार को कई विपक्षी नेता हरियाणा में एक साथ मंच पर आए। इनेलो सुप्रीमो OP चौटाला के निमंत्रण पर फतेहाबाद में हुई इनेलो की सम्मान दिवस रैली में भाग लेने के लिए NCP प्रमुख शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सीएद नेता सुखबीर बादल, माकपा नेता S येचुरी समेत कई पार्टियों के नेता पहुंचे। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड को लेकर आक्रोश फैला हुआ है। लोगों के विरोध के बीच एक बार फिर साथ विपक्षी नेताओं ने भी सरकार को घेरा है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की है। प्रियंका ने ट्वीट पर लिखा है कि उत्तराखंड अंकिता के साथ दिल दहलाने वाली घटना घटी, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन केवल दिखावटी कार्रवाई तक सीमित है। नवरात्रि से त्योहारों की शुरुआत हो रही है। इसके बाद दशहरा और फिर दिवाली आ जाएगी। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो इन त्योहारों के वक्त जरूर घर आना चाहेंगे। हालांकि इस संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। ट्रेन की टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए अब रेलवे ने इस फेस्टिवल सीजन में 35 स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया। हर साल फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को ट्रेन की टिकट के लिए लंबी वेटिंग की वजह से परेशान होना पड़ता है। महीने पहले रिजर्वेशन करने भी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। अगर किसी भी काम को मन लगाकर तल्लीनता से की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसे ही कुछ कर दिखाया है कानपुर के रहने वाले किसान भंवरपाल सिंह ने। आज भंवरपाल सिंह खुद के उगाए हुए आलू देश के अन्य प्रदेशों में बड़े स्तर पर निर्यात करते हैं और बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। कानपुर जिले के सरसोल ब्लॉक के महुआ गांव के रहने वाले भंवरपाल सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट वकालत छोड़ खेती की शुरुआत की थी। वह वर्ष 2000 में माता पिता के गुजर जाने के बाद से गाँव वापस आ गए और खेती शुरू करना कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। राजस्थान के CM अशोक गहलोत इस बार सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस के डेटा विश्लेषण विभाग के चेयरमैन परवीन चक्रवर्ती ने बताया कि कितने डेलीगेट चुनाव में वोट डालेंगे और इसकी क्या प्रक्रिया है। परवीन चक्रवर्ती ने बताया कि डेलीगेट के पास वोटिंग ID होती है जिसमें QR कोड भी लगा हुआ है। जैसे भारतीय चुनाव आयोग का वोटिंग कार्ड है वैसे ही कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी का वोटिंग कार्ड है। इस वोटिंग कार्ड के बिना डेलीगेट चुनाव में वोट नहीं डाला जाएगा। कांग्रेस पदाधिकारी के मुताबिक कांग्रेस के 9000 से ज्यादा डेलीगेट्स हैं, उनके कार्ड तैयार हो चुके हैं और जो PROS है वो डेलीगेट के कार्ड देंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में देश भर के ब्लॉक से डेलीगेट आते हैं। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 3 प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी। इन तीनों प्रत्याशी में एक हिंदू प्रत्याशी भी है। कौशिकाबेन परमार नाम की महिला को ओवैसी ने दंडीमाला विधानसभा सीट से अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। यह पहली बार है जब गुजरात में ओवैसी की पार्टी ने किसी हिंदू प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। भारतीय महिला टीम के दिग्गज झूलन स्वामी ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। झूलन ने अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जिसमें भारतीय टीम को 16 रन से जीत मिली। इस मैच में झूलन ने 2 विकेट भी चटकाए थे। झूलन गोस्वामी ने रिटायरमेंट की घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने रिटायरमेंट लेटर शेयर किया जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि क्रिकेट से संन्यास लेने पर वह दुखी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें भारत के लिए खेलने पर गर्व है।
गोवा में बिना दस्तावेज के रह रहे 20 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को बताया कि पिछले एक सप्ताह में तटीय राज्य के विभिन्न हिस्सों में गिरफ्तारियां की गई है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अप्रवासी जो बिना किसी वैध पहचान पत्र पाए गए उन्हें उनके गिरा देश भेज दिया जाएगा। सावंत ने कहा कि पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे 20 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया और ऐसे और लोगों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सूचित किया गया है। केंद्र सरकार लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड पहुंचाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को कहा है कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रोजाना 10 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बांटने का लक्ष्य है। रविवार को उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यान्वयन के 1 वर्ष पूरा होने पर आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक 19 करोड़ लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रेस सचिव अजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर 25 सितंबर 2024 तक कर दिया गया है। अजय कुमार सिंह को जुलाई में पद के लिए 2 साल का विस्तार दिया गया था। उसका कार्यकाल रविवार को समाप्त हो रहा था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के प्रेस सचिव के रूप में सिंह के कार्यकाल में अनुबंध के आधार पर 26 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2024 तक 2 साल की और अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। देश भर में 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने पीएफआई के मौजूदा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद जांच एजेंसी द्वारा जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं उनके आधार पर केंद्रीय मंत्रालय इस पर बैन लगाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार बैन लगाने के पहले गृह मंत्रालय के अधिकारी पूरी तैयारी कर लेना चाहते हैं ताकि अगर बैन को चुनौती दी जाए तो उनका पक्ष कमजोर न पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात 93वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा, 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ की वीर सपूत भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। उत्तर कोरिया ने रविवार को अपने पूर्वी समुद्र की एक और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दी कि उसके इस मिसाइल को टेस्ट में इलाके में तनाव बढ़ गया है क्योंकि एक अमेरिकी विमानवाहक पोत उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु खतरे के जवाब में संयुक्त सेनाभ्यास के लिए दक्षिणी कोरिया की ओर बढ़ रहा है। दक्षिणी कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि उत्तर कोरिया के पश्चिमी शहर ताइकोन से लॉन्च की गई मिसाइल ने उत्तर कोरिया के पूर्वी तट में समुद्र में गिरने से पहले क्रॉस कंट्री उड़ान भरी है। दक्षिणी कोरिया की सेना ने तुरंत इस मिसाइल के बारे में और ब्यौरा जारी नहीं किया। केंद्र और राज्य में सत्ता और भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाले लखनऊ नगर निगम में इस साल के अंत में होने वाले निकाय चुनाव से पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दक्षिणापंथी विचारकों के नाम पर कई क्षेत्रों का नाम बदलने का फैसला किया गया है। विपक्ष ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि लखनऊ के महापौर संयुक्त भाटिया ने कहा है कि इसका मकसद अंग्रेजी हुकूमत के प्रतीक और उनकी विरासत को समाप्त करना और देश की आज़ादी व प्रगति के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सम्मान करना है। ईरान में हिजाब विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हिजाब विरोधी प्रदर्शन में कई लोगों की जानें भी जा चुकी, सैकड़ों लोग घायल हैं, लेकिन सरकार और प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हो रहे। बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ईरानी सरकार ने देश में इंटरनेट बंद कर दिया। अब ईरानी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि वे सड़कों पर शांति बहाल होने तक देश में इंटरनेट की पहुंच को बैन करेगी। गौरतलब है कि पुलिस की हिरासत में एक युवती की मौत पर विरोध प्रदर्शन ने इस्लामिक गणराज्य को हिलाकर रख दिया है। पिछले हफ्ते 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद से हजारों ईरानी विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए 26 से 28 सितंबर तक कर्नाटक के दौरे पर रहेगी। राष्ट्रपति भवन ने रविवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। बयान में कहा गया कि पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू का यह पहला कर्नाटक दौरा होगा। राष्ट्रपति भवन ने बताया कि वह सोमवार को मैसूरू में दशहरा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो उसी दिन हुबली धारवाड़ नगर निगम द्वारा आयोजित पौरा सन्माना सम्मान समारोह में शामिल होंगे। देश में एक बार फिर किसान लामबंद होने जा रहा, जिसके तहत कर्ज माफी एमएसपी गारंटी कानून को लेकर 26 नवंबर को दिल्ली हरियाणा स्थित सिंधु बॉर्डर पर किसान एक बड़ी महासभा के तौर पर लामबंद होने जा रहे। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक ने अपने बैनर तले किसानों का यह महासभा बुलाने का फैसला लिया। इस संबंध का फैसला रविवार को बेंगलुरु में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक की बैठक में लिया गया। 26 नवंबर 2020 को ही किसानों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाले, इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अलाकमान विश्वसनीय नेता अशोक गहलोत मुख्य दावेदार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अशोक गहलोत के इस्तीफे के बाद राजस्थान का सीएम कौन बनेगा। गहलोत ने कहा है कि अलाकमान ही इसके लिए फैसला लेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर सचिन पायलट का नाम ट्रेंड कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोगों को भारी गिरावट दर्ज देखते हुए लोगों को एक बार फिर से सस्ते पेट्रोल डीजल की इंतजार है। रविवार की सुबह ही 6 बजे देश में प्रमुख तेल कंपनी जैसे भारत, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पेट्रोल डीजल के प्राइस जारी कर दिए। आज भी तेल कंपनियों में पेट्रोल और डीजल के प्राइस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का संकट इस कदर पैर पसारे हुए हैं कि यह हर दिन नए लोगों को अपना शिकार बना रहा है, जिसके कारण अभी तक कई लोग इस घातक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या भी हर दिन सामने आ रही है। तो जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए मामले की ताजा रिपोर्ट हर दिन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से साझा की जाती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।